हेलो मेरे प्यारे छात्रों, आप सभी का स्वागत है। आप सभी को 24 फरवरी को हिंदी का वायरल पेपर जो आने वाला है उस पेपर को यहाँ पे कराने वाले हैं। यदि आप बोर्ड के एग्ज़ाम में 90% या उससे अधिक प्रतिशत लाना चाहते हैं तो जो यहाँ पे आपको पेपर करा रहे हैं प्रत्येक सब्जेक्ट का जो आपका मॉडल पेपर है एक प्रकार का 2025 का वायरल पेपर है। ठीक है, इन पेपरों को आप जरूर हल देखा कीजिए। आज आप सभी को कक्षा 10 का हिंदी का वायरल पेपर कराएंगे। ये जो पेपर है आपको 24 फरवरी को देखने के लिए मिलेगा। तो जितने भी प्रश्न आप सभी को कराएंगे सभी प्रश्नों को आप नोट करके सभी प्रश्नों को एकदम तैयार कर लीजिएगा। इसी तरह आपके एग्ज़ाम तक आपको प्रत्येक सब्जेक्ट का वायरल पेपर कराएंगे। सभी पेपरों को एकदम तैयार कर लेते हैं तो आप 90% या इससे अधिक अंकों को आप आसानी से ला सकते हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल पर नए तो चैनल को साथ में सब्सक्राइब कर लें। देखिए आपके सामने 2025 का हिंदी का वायरल पेपर है। देखिए जब आपके सामने ये पेपर मिलेगा तो सबसे पहले यहाँ पे लिखा रहता है अनुक्रमांक, जहाँ पे आपको अपने जो प्रश्न पत्र होगा उस पर अनुक्रमांक लिख दीजिएगा और यहाँ पे अपना नाम लिखना रहता है। ये पेपर का कोड है 801 HC है। इसी प्रकार से आपके पेपर पर लिखा मिलेगा। यहाँ पे लिखा रहेगा समय 3 घंटा 15 मिनट का समय रहेगा। आपका जो पूर्णांक रहता है टोटल 70 नंबर का पूर्णांक रहेगा, यानी कि 70 नंबर का आपको ये पूरा प्रश्न पत्र 70 नंबर का रहने वाला है। यहाँ पे कुछ देखिए आपको निर्देश दिए गए हैं। आपको निर्देश इसलिए बार बार यहाँ पे बता देते हैं जिससे आपको इन निर्देश के बारे में पहले से जानते रहे, जिससे बोर्ड के एग्जाम में आपको किसी प्रकार का कन्फ्यूज़न न हो। इसलिए निर्देश हम हमेशा बताते रहते हैं आप लोगों को। यहाँ पे देखिए निर्देश क्या है आपके। पहला निर्देश के प्रारंभ का जो 15 मिनट रहता है ना, आपको इस प्रश्न पत्र को पढ़ना रहता है। दूसरा निर्देश क्या है कि सभी प्रश्न इसमें जितने दिए रहेंगे सभी प्रश्नों को करना रहेगा। यहाँ पे तीसरा नंबर का निर्देश है कि जो प्रश्न पत्र है 2 खंड और खंड ब में विभाजित होगा। तो खंड अ जो रहता है उसमें 20 अंक के बहुविकल्पी प्रश्न रहेंगे जिसका उत्तर आपको AMR शीट पर देना है। खंड ब में जो रहता है 50 नंबर का वर्णनात्मक प्रश्न रहेगा जिसका उत्तर आपको उत्तर पुस्तिका पर लिखना रहेगा। देखिए यही जो पॉइंट बताएं यही आपका यहाँ पे दिया है कि 20 नंबर का बहुविकल्पी प्रश्न रहेगा जिसका उत्तर आपको OMR शीट पर देना है। यदि आप OMR शीट आपको भर लेंगे तो उसमें देखिए मेन पॉइंट यहाँ पे है कि काटना नहीं है, न इरेजर न वाइटनर, इन सब का प्रयोग OMR शीट पर कदापि नहीं करना है। अगला देखिए निर्देश क्या है आपका। अगला निर्देश है कि प्रश्न के अंक उसके सम्मुख अंकित है। ये सभी आप सभी को पता है कि कौन सा प्रश्न कितने नंबर का है उसके सामने ये लिखा रहता है। 50 अंक का वर्णनात्मक प्रश्न है जो आपको बताएं वही चीज़ यहाँ लिखा है। खंड ब के सभी प्रश्न के उत्तर एक साथ ही हल करना है, ये भी आपको दिया है। ये कुछ मुख्य इंपॉर्टेंट निर्देश थे जो आपको पहले से जानना जरूरी है। चलिए प्रश्नों को हल करते हैं। देखिए खंड अ स्टार्ट होता है जिसमें बहुविकल्पी प्रश्न आपसे पूछा गया है। पहला प्रश्न है कि चिंतामणि के रचयिता है। देखिए इस तरह क्वेश्चन बना है एक, इसका मतलब हुआ कि ये प्रश्न आपका 1 नंबर का है। ऑप्शन है डॉक्टर राम कुमार वर्मा होंगे, जयशंकर प्रसाद जी होंगे, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी होंगे या प्रेमचंद्र जी होंगे। तो आप सभी को याद होगा कि चिंतामणि के रचयिता कौन है। तो चिंतामणि के रचयिता आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी है। तो इसका सही जवाब सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके साथ में आपको बता दें कि जिस प्रश्न का आपका आंसर आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखते रहिए। इसे लिखने से क्या होता है ना कि आपको प्रश्नों का आंसर याद हो जाता है। तो कमेंट में आप इसका आंसर साथ में लिखते रहिए, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, दूसरा नंबर का है कि पंच परमेश्वर कहानी के लेखक है, यानी जो पंच परमेश्वर है इस कहानी के लेखक कौन है। तो देखिए इसके नाम में ही छिपा है पंच। अब ऑप्शन देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं, प्रेमचंद्र है, यशपाल है या राजेंद्र यादव हैं। यहाँ देखिए पंच लिखा है तो आप इसको पंच से याद रख सकते हैं, प्रेमचंद्र याद कर सकते हैं। तो पंच से प्रेमचंद्र, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा प्रेमचंद्र। तो पंच परमेश्वर कहानी के लेखक कौन है, प्रेमचंद्र जी है। अगला प्रश्न देखिए आपके सामने। अगला प्रश्न जो है क्या है कि जयशंकर प्रसाद का नाटक नहीं है, यानी कि जयशंकर प्रसाद के द्वारा कौन सा इसमें लिखा नहीं गया है। देखिए ध्रुव स्वामिनी, चंद्रगुप्त, लहरों का राजहंस, स्कंद गुप्त। देखिए जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखा गया कौन कौन सा नाटक है। तो ध्रुव स्वामी ये लिखा है,
जयशंकर प्रसाद के द्वारा, चंद्रगुप्त जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखा गया है, स्कंदगुप्त जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखा गया है। लेकिन लहरों के जो राजहंस है यह आचार्य राम जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा नहीं लिखा गया है। तो इसका सही जवाब सी वाला हो जाएगा। इसलिए कि देखिए यहाँ पे प्रश्न पूछा है आपसे नहीं, तो नहीं का नहीं वाला जवाब दिया जाता है। तो लहरों के जो राजहंस है ये जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा लिखा नहीं गया है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए आपके सामने अगला नंबर का प्रश्न क्या है, ठीक है। देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे आपका है 14 नंबर का कि शेखर एक जीवनी उपन्यास के लेखक कौन है। यानी कि जो शेखर एक जीवनी है किसके द्वारा लिखा गया है ये बताना है आपको। धर्मवीर भारती, प्रेमचंद, फणीश्वरनाथ रेणु या अज्ञे। तो शेखर एक जीवनी जो लिखा गया है ये अज्ञे जी के द्वारा लिखा गया है। इसका प्रश्न का सही जवाब डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगले नंबर के सवाल को देखते हैं। 5वां नंबर का सवाल देखिए, अपनी खबर आत्मकथा है, ठीक है, किसके द्वारा, यानी कि अपनी खबर जो है किसके द्वारा लिखा गया है। पांडे बेचन शर्मा उग्र की, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की है, हरिवंश राय बच्चन की है या श्याम सुंदर दास की है, ठीक है। तो अपनी खबर जो आत्मकथा है ये पांडे बेचन शर्मा उग्र के द्वारा लिखा गया है। तो इसका सही जवाब ए वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपका सही हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आपका है कि भूषण किस युग के कवि हैं। जो भूषण जी है ना ये पूछ रहा है कि किस युग के कवि हैं। जैसे आदिकाल के हैं, रीतिकाल के हैं, भक्ति काल के हैं या आधुनिक काल के हैं, ये बताना है आपको कि भूषण किस युग के कवि हैं। तो आपको देखिए यहाँ पे आपको बता देना है कि देखिए भूषण जो है ये रीतिकाल के कवि हैं। तो इसका सही जवाब बी वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 7वां नंबर का, ललित ललाम रचना है। ऑप्शन को ध्यान से पढ़ के इसका आंसर दे दीजिए। ललित ललाम मतिराम की है, पद्माकर की है, देव की है या इसके अलावा भूषण की है। तो देखिए ललित ललाम जो है मतिराम के द्वारा लिखा गया है। देखिए इसको याद कैसे रखेंगे, देखिए ये म है ना तो म से मतिराम याद रखिएगा, म लास्ट में है ना, म से मतिराम याद रखिएगा। इसका सही जवाब ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ललित ललाम रचना जो लिखा गया है मतिराम के द्वारा लिखा गया है, आप इसे इस तरह याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए आपके सामने अगला नंबर का जो सवाल है क्या है, यशोधरा रचना है। यानी यशोधरा जो है किसके द्वारा लिखा गया है, जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा, महादेवी वर्मा के द्वारा या सुमित्रानंद पंत के द्वारा या मैथिली शरण गुप्त के द्वारा, ठीक है। तो यशोधरा जो है मैथिली शरण गुप्त के द्वारा लिखा गया है। तो इस प्रश्न का सही जवाब डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा कि यशोधरा मैथिली शरण गुप्त के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न 9 नंबर का क्या है कि आंगन के पार द्वार रचना है। यानी आंगन के जो पार द्वार है किसकी रचना है, जयशंकर प्रसाद जी का, अज्ञे का, रामधारी सिंह दिनकर की या नरेंद्र शर्मा की। ये किसके द्वारा लिखा गया ये बताना है आपको, ठीक है। तो आंगन के पार द्वार जो है आप सभी को याद होगा किसके द्वारा लिखा गया है, अज्ञे जी के द्वारा लिखा गया है। अगला प्रश्न देखिए 10 नंबर का, दीप शिखा काव्य संग्रह रचना। ये तो सबसे ज़्यादा फेमस क्वेश्चन है कि दीप शिखा किसके द्वारा लिखा गया है, महादेवी वर्मा के द्वारा, जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा, सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो देखिए दीप शिखा आप सभी को याद है किसके द्वारा लिखा गया है, तो महादेवी वर्मा के द्वारा लिखा गया है। तो इसका सही जवाब ए वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही, कि दीप शिखा जो है महादेवी वर्मा जी के द्वारा लिखा गया है। अगला प्रश्न देखिए 11 नंबर का प्रश्न क्या है कि करुण रस का अस्थाई भाव क्या है। आपके पेपर में एक करुण रस पूछता है, एक हास्य रस पूछता है। ये बोर्ड की एग्जाम का एकदम फेमस क्वेश्चन है, ये बार बार आपके पेपर में आता है। तो करुण रस जो है, देखिए करुण मतलब क्या होता है, दुख होता है, शोक होता है। तो इसका अस्थाई भाव क्या हो जाएगा, शोक होगा। करुण रस का अस्थाई भाव शोक। तो इसका सही जवाब डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके अलावा आप हास्य रस का याद रखिएगा, ये भी पेपर में बहुत पूछता है कि हास्य रस का अस्थाई भाव क्या होता है। तो हास्य का होता है क्या, हास्य रस का हास होता है, ठीक है। हास का क्या हो जाता है, हास हो जाता है। तो इसको भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए आपके सामने अगला नंबर का प्रश्न क्या है 12 नंबर का कि चरण कमल बंदो हरिराई। उपयुक्त पंक्ति में आपको अलंकार बताना है कि इसमें अलंकार कौन सा है। तो चरण कमल बंदो हरिराई, जैसे उपमा होगा, उत्प्रेक्षा होगा या रूपक होगा या यमक होगा। तो चरण कमल बंदो हरिराई में आपका रूपक अलंकार है। तो इसका सही जवाब सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न क्या है आपका, यह सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं
होती है। 11 और 13 मात्राओं पर यति होती है। यह लक्षण किस छंद का है? ठीक है, देखिए 1 नंबर का प्रश्न है, रोला का है, दोहा का है, सोरठा का या भैरव का है। देखिए 24 जब मात्राएं किस में आती है? रोला में आता है। तो इसका सही जवाब ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, इस प्रश्न को आप जरूर याद रखिएगा। अगला देखिए 14 नंबर का कि पर्यावरण शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग बताना। देखिए उपसर्ग का मतलब होता है कि कोई भी जो शब्द दिया रहता है उसके अंत में कौन सा शब्द जुड़ा है वही आपका उपसर्ग होता है। सॉरी यहाँ पे देखिए पर्यावरण जो होता है कि उपसर्ग का मतलब होता है कि कोई भी शब्द दिया रहता है उसके प्रारंभ में कौन सा शब्द जुड़ा है वही होता है उसका उपसर्ग। जैसे पर्यावरण है तो इसका क्या हो जाएगा? परिधान आवरण। संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा? परिधान आवरण। जिसके इसके प्रारंभ में क्या जुड़ा है? परि, और यही क्या हो जाएगा? इसका उपसर्ग हो जाता है। तो इसका सही जवाब सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आप देखिए, अगला नंबर का प्रश्न आपका क्या है? 15 नंबर का कि महानता शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? प्रत्यय जो होता है कि किसी शब्द के लास्ट में यानी अंत में जुड़ा होता है। जैसे महानता का क्या हो जाएगा? जैसे ऑप्शन है महा होगा, ता होगा, नता होगा या इनमें से कोई नहीं होगा। ठीक है, तो देखिए महान, इसका संधि विच्छेद करेंगे तो इस तरह होगा, महान प्लस ता हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ता। तो इसके अंत में क्या जुड़ा है? ता जुड़ा है ना, तो यहाँ पे इसका प्रत्यय क्या हो जाएगा? ता होगा। तो इसका सही जवाब बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए, सुख दुख में समास पूछा है कि सुख दुख में समास कौन सा है? ठीक है, तो देखिए यहाँ पे एक ट्रिक बताते हैं कि जब भी आपको इस तरह हलंत का चिन्ह इस तरह मिले तो समझ लीजिएगा वहाँ पे हमेशा क्या होता है? द्वंद्व समास होता है। कौन सा समास होता है? द्वंद्व। जब भी आपको जैसे माता इस तरह करके पिता मिल जाए, माता पिता, तो इसमें कौन सा समास रहेगा? तो इसमें आपका द्वंद्व समास हो जाएगा। ठीक है, तो आप इस तरह समझ सकते हैं। तो यहाँ पे कौन सा होगा ऑप्शन? देखिए यहाँ पे द्विगु लिखा है, अब विभाव लिखा है, कर्मधारय या द्वंद्व। तो इसका सही जवाब डी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से अग्नि का पर्यायवाची नहीं है, यहाँ पे नहीं पूछा है। जैसे ऑप्शन है अनल, अनिल, पावक, ज्वाला। यहाँ पे आपको बताना है कि क्या नहीं होगा। तो देखिए अग्नि का जो पर्यायवाची अनल भी होता है, पावक भी होता है, ज्वाला भी होता है, जबकि अग्नि का पर्यायवाची जो होता है अनिल नहीं होता है। इसका सही जवाब बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए नहीं पूछा है तो नहीं का नहीं वाला जवाब आप दीजिएगा। अगला प्रश्न देखिए 18 नंबर का जो है, अभ्युदय का सही संधि विच्छेद क्या होगा? कि जो अभ्युदय यहाँ पे लिखा गया है इसका संधि विच्छेद क्या होगा? देखिए इसका संधि विच्छेद करेंगे तो ये हो जाएगा अभि प्लस उदय, उदय। ठीक है, अभिधन उदय हो जाएगा इसका संधि विच्छेद। देखिए ऑप्शन में देखिए कहाँ पे दिया, देखिए अभिधन उदय या दिया, तो इसका सही जवाब डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 19 नंबर का प्रश्न क्या है कि मधु शब्द का पंचमी विभक्ति वचन रूप बताना है आपको। किसकी पंचमी विभक्ति और वचन रूप क्या होता है? जैसे यहाँ पे दिया है मधु, मधु का क्या हो जाए? मधुता, मधुनी या मधुनी, यहाँ पे मधुनी और मधुव्य दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका सही जवाब क्या होगा? मधु का पंचमी विभक्ति में मधुता हो जाएगा। तो इसका सही जवाब ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, आप इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, आपका अगला प्रश्न क्या है कि पटिष्ठता धातु रूप का वचन बताना है और पुरुष। यहाँ पे बताना है कि पटिष्ठत का किस वचन का है, कौन सा इसमें पुरुष है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपका पटिष्ठता जो होता है यह द्विवचन के अंतर्गत आता है और मध्यम पुरुष का ये होता है। तो इसका सही जवाब सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए यहाँ पे 20 नंबर का जो बहुविकल्पी प्रश्न आपका था, एक प्रकार के सभी वायरल प्रश्न हैं। इन सभी प्रश्नों को एकदम जरूर तैयार कीजिए। ये प्रश्न आपके बोर्ड के एग्जाम में सीधे सीधे देखने के लिए मिलेगा। चलिए और सभी प्रश्नों को आपको बताते हैं। देखिए खंडवा जिसमें 50 अंक का वर्णात्मक प्रश्न पूछेगा। ठीक है, आप सभी को जितने भी प्रश्न बता रहे हैं इन सभी प्रश्नों को देखिए और सभी प्रश्नों को एकदम तैयार करने का प्रयास कीजिए। ठीक है, यही जो आपको गद्यांश पद्यांश चाहे संस्कृत का हो चाहे आपका हिंदी का हो, आप सभी जितने भी गद्यांश पद्यांश बता रहे हैं इन सभी गद्यांश पद्यांश को एकदम आप तैयार कर लीजिए। आपको पेपर में सेम टू सेम यही देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या है आपका, निम्नलिखित गद्यांश में से किसी एक गद्यांश पर आधारित सभी प्रश्नों का उत्तर दीजिए। टोटल 6 नंबर का रहता है। देखिए यह है अश्वारोही पास आया, यहाँ से लेके यहाँ तक आपको क्या करना रहता है? पढ़ना रहता है। इससे संबंधित जो प्रश्न कैसे पूछते हैं आप सभी को बता रहे हैं। देखिए उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ, आपको संदर्भ लिखना रहता है और इसके साथ में गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या करना है। रेखांकित अंश की आपको व्याख्या करना रहता है कि कैसे व्याख्या करेंगे। यहाँ पे दिया है
देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक रेखांकित किया गया है, इसका अपने शब्दों में व्याख्या करना है। फिर इसके बाद ममता के आजीवन भयभीत रहने का क्या कारण है, इस पर आपको आंसर लिखेंगे, टोटल 6 नंबर मिलेगा। यहाँ पे जितने भी प्रश्न आपको बता रहे हैं सभी प्रश्नों को एकदम तैयार कर लीजिए। देखिए अथवा में दिया है, आपको सिर्फ क्या कर रहे हैं कि जो प्रश्न आपके सामने सभी प्रश्नों को बता रहे हैं ना, इन सभी प्रश्नों को आप देख के आपको आइडिया लग जाएगा कि हिंदी में किस प्रकार के प्रश्न आपके बोर्ड के एग्जाम में आने वाले हैं। देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा आपको पढ़ना है। पढ़ने के बाद क्या करता है कि इससे भी संबंधित आपको संदर्भ लिखना रहता है, रेखांकित अंश की व्याख्या करना है, ठीक है। कलाकारों के हाथों से क्या क्या सिरजते चले गए हैं, आपको क्या करना है, टोटल 6 नंबर। तो यहाँ पे देखिए आपको अथवा दिया रहता है ना, अथवा का मतलब होता है कि चाहे आप उस प्रश्न को हल कीजिए चाहे इसको हल कीजिएगा, दोनों में से किसी एक को ही हल करना रहता है। देखिए अगला नंबर का प्रश्न क्या है, ये आपके पद्यांश से दिया रहता है, ये भी आपके बोर्ड के एग्जाम में टोटल 6 नंबर का आता है, ठीक है। समझ में आ गया होगा, 6 नंबर का आता है। आपकी पद्यांश यहाँ से लेके यहाँ तक ध्यान से पढ़ना रहता है। फिर यहाँ पे देखिए रेखांकित अंश है, आपको क्या करना है कि संदर्भ लिखना है, और जो श्री राम के नेत्रों से आंसू क्यों बहने लगे, इसके पढ़ेंगे तो आपका इसका अर्थ समझ में आ जाएगा, इसका अर्थ अपने शब्दों में लिखना है। फिर यहाँ पे परकुटी करियों की हैं में कौन सा अलंकार है, यानी कि यहाँ पे आपको अलंकार साथ में बताना रहता है। टोटल 6 नंबर का ये प्रश्न आपका रहता है। अथवा में देखिए आपको अथवा में देता है, यदि ये प्रश्न नहीं आ रहा तो आपके सामने ये प्रश्न है। यहाँ से लेके यहाँ तक नीचे तक आपको क्या करना है, पढ़ना है। पढ़ने के बाद आपको क्या करना है, इसका भी संदर्भ लिखना है। इससे संबंधित 3 प्रश्न पूछे जाते हैं, तीनों प्रश्नों का आपको उत्तर देना रहता है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्नों को बता देते हैं। इन सभी प्रश्नों को आप देखिए, सभी प्रश्नों को तैयार जरूर कीजिए। देखिए आपको संस्कृति से संबंधित आपको प्रश्न पूछा जाता है, जिसमें आपको लिखना रहता है, संदर्भ लिखना रहेगा और इसका हिंदी में अनुवाद करना रहता है। टोटल ये 5 नंबर का प्रश्न रहता है। यह आपके सामने प्रश्न है, ऐसा नगरी भारतीय संस्कृति संस्कृत भाषायाश्च केंद्र स्थलम अस्ति, इसका क्या करना है कि पहले संदर्भ लिखना है कि किस पाठ से ये लिया गया है, ठीक है। इसके पाठ का नाम लिखना रहता है। साथ में आपको क्या करना है कि इसके अपने शब्दों में हिंदी में व्याख्या करना रहता है। इसके अलावा देखिए यहाँ भी अथवा में दिया है, आप इसको पढ़िए, इसका भी संदर्भ लिखिए और अपने शब्दों में इसकी हिंदी में व्याख्या कीजिए। तो सभी प्रश्नों को एकदम देख के आप इन सभी प्रश्नों को लिख के तैयार जरूर कर लीजिए, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए आपका चौथा नंबर का क्या है। चौथा नंबर का है कि नीचे दिए गए पद्यांशों में से, देखिए आप पद्यांश दिए हैं कि पद्यांश का संदर्भ लिखना है और हिंदी में अनुवाद करना है, ये भी 5 नंबर का। यहाँ पे आपको 2 पद्यांश देता है, जैसे सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। इसका क्या करना है, संदर्भ लिखना है। लिखने के साथ में क्या करना है कि इसका हिंदी में आपको अनुवाद भी करना रहता है। इसमें भी देखिए आपको अथवा में देता है, ये प्रश्न का आंसर रद्द कीजिए, अन्यथा नीचे वाले प्रश्न को आंसर आपको देना रहता है, ठीक है। अब देखिए आपसे अगला नंबर का प्रश्न किस प्रकार से पूछा जाएगा। अब यहाँ पे एक अपनी पठित खंडकाव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर देना रहता है। जैसे आपके सामने क वाला प्रश्न है, देखिए 2 प्रश्न है, पहला है दूसरा है। इन दोनों से में से भी एक प्रश्न का ही आंसर देना है, ये भी जानते रहिए। दोनों प्रश्न का आंसर मत लिखिएगा, एक ही प्रश्न का आंसर लिखना है आपको। जैसे मुक्तिदूत खंडकाव्य के नायक का चरित्र चित्रण कीजिए, या मुक्तिदूत खंडकाव्य के प्रथम सर्ग की कथा वस्तु संक्षेप में लिखिए। दोनों में से किसी एक का ही उत्तर आपको अपने शब्दों में देना रहता है, ठीक है। इसके अलावा आप सभी प्रश्नों को यहाँ पे छोड़ देंगे, ठीक है। जैसे ज इस तरह करके रहता है। जिस जिला में आपको आपके स्कूल में जो खंडकाव्य पढ़ाया जाता है वही खंडकाव्य का आपको उत्तर देना रहता है। अगला देखिए 6वां नंबर का क है कि दिए गए लेखकों में से किस एक लेखक का जीवन परिचय लिखना रहता है। ये टोटल 5 नंबर का रहता है। जो महत्वपूर्ण है, जो इम्पोर्टेंट है, लेखक का नाम वही आपको बताने वाले हैं, उस लेखक का नाम को जीवन परिचय आप जरूर याद रख लीजिएगा। देखिए बोर्ड के एग्जाम में हर साल पूछता है आचार्य रामचंद्र शुक्ल और जयशंकर प्रसाद, ये बोर्ड के एग्जाम में हमेशा हर साल आता है। इसके जीवन परिचय को आप जरूर याद रखिएगा। टोटल 5 नंबर आपको मिलता है, तो आप इनके जीवन परिचय को जरूर याद रख लीजिएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है टोटल 5 नंबर का रहेगा। आपको यहाँ कवि देगा, इनका भी जीवन परिचय आपको लिखना रहता है। जैसे तुलसीदास का, रसखान का, सुमित्रानंद पंत, मैथिली शरण गुप्त, इन चारों में से किसी एक का ही जीवन परिचय लिखना है। तो चारों में आपका इम्पोर्टेंट जो है आपका तुलसीदास हमेशा पूछता है, मैथिली शरण गुप्त भी आते हैं, सुमित्रानंद पंत, इसमें से किसी एक का ही जीवन परिचय आपको लिखना रहेगा। अगला देखिए अगला नंबर का आपके बोर्ड के एग्जाम में कैसा प्रश्न आएगा
कि अपनी पाठ्य पुस्तक में से कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र पे ना आया हो। ठीक है, तो आपको एक श्लोक जरूर याद रख लेना है जो 2 नंबर के आपके बोर्ड के एग्जाम में आता है। इसको जरूर आप तैयार कर लीजिए। ठीक है, आपके जो बुक में आपको जो श्लोक दिया होगा उस श्लोक को आप जरूर याद कर लीजिए। ठीक है, अगला देखिए प्रश्न आपके सामने कैसे प्रश्न आता है। निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में देना है। देखिए संस्कृत से संबंधित आपसे 4 प्रश्न पूछता है, 4 में से 2 का ही आंसर देना है और प्रत्येक प्रश्न देखिए 2-2 नंबर का रहता है। टोटल 4 नंबर का ये प्रश्न रहेगा आपके। ठीक है, यहाँ 4 प्रश्न देता है और 2 का ही उत्तर आपको जो उत्तर भी देंगे संस्कृत में देना रहेगा। इन सभी प्रश्नों को आप देख लीजिए। इस तरह के प्रश्न आपके बोर्ड के एग्जाम में आने वाले हैं। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध आपको लिखना रहता है। टोटल ये 9 नंबर का रहेगा। अब देखिए आपके सामने ये दिया है, इसमें से किसी एक पर ही आपको निबंध लिखना है। सब पे नहीं लिखना रहता है, उसमें से भी किसी एक पर ही निबंध लिखना है। जैसे देश प्रेम हो गया, आतंकवाद की समस्या और समाधान हो गया, प्रदूषण और मानव जीवन हो गया, आज़ादी का अमृत महोत्सव हो गया। इन सभी में किसी एक का ही जीवन परिचय किसी एक पर ही निबंध आपको लिखना रहता है। ठीक है, ये था आपका संपूर्ण हिंदी का पेपर। ये एक प्रकार का वायरल पेपर है। सभी प्रश्नों को आप जरूर तैयार कर लीजिए। आपके बोर्ड के एग्ज़ाम जैसे 24 फरवरी से आप सभी का बोर्ड का एग्ज़ाम प्रारंभ है, जिसमें आपका पहला पेपर हिंदी का होने वाला है, जिसमें आपका हिंदी का पेपर आप सभी को आज बताए हैं। इसी तरह प्रत्येक सब्जेक्ट का जो वायरल पेपर है, जो 2025 के बोर्ड के एग्ज़ाम में प्रश्न आ सकते हैं, उन्हीं सभी प्रश्नों को आपको कराया जा रहा है। सभी प्रश्नों को एकदम तैयार कर लीजिए। ठीक है, तो प्रिय छात्र, आप सभी को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के पास अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करें।